हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 के सब्जेक्ट हिंदी का गद्य खंड वाला पार्ट। ठीक है, इससे पहले हमने काव्य खंड वाला हिस्सा पूरा देख लिया। अभी जो है आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे गद्य खंड के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देर न कर तो ले चलता हूँ सीधा आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। और जितने प्रश्न हैं ये आपके मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पहला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो पहला प्रश्न है ये आपका कौन सा जो भक्ति वाला चैप्टर है महादेवी वर्मा का, उसी का पहला प्रश्न है। और ये क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं, सास पुरखिन के पद पर अपनी किस योग्यता से अभिषिक्त हुई, उस पद के लिए जेठानियों की उम्मीदवारी की। इसको नहीं देखना है आपका, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार। ठीक है, बट अगला जो प्रश्न है वो है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं बच्चों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, यह उसके माता पिता का दिया नाम था। लक्ष्मी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसी कारण उन्हें लक्ष्मी का नाम दिया होगा। लेखिका महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी को भक्तिन नाम दिया क्योंकि लक्ष्मी ने अपना नाम नहीं बताया था। लक्ष्मी नाम विष्णु भगवान की प्रिया का है, अतः भक्तिन को डर था कि यदि उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया तो सभी उसका मजाक उड़ाएंगे, अतः उसने अपना नाम छिपाना ही उचित समझा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर अगला प्रश्न है, और देखो अगला प्रश्न देखने से पहले आपके भक्तिन वाले चैप्टर से ही कुछ इंपॉर्टेंट और प्रश्न हैं जो कि इस पीडीएफ में नहीं मैंने जोड़े हैं। ठीक है, बट वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। वो प्रश्न है आपका कि भक्तिन की कोयले की रेखा महादेवी के लिए लक्ष्मण रेखा क्यों बन जाती है। लक्ष्मण रेखा की परिभाषा देते हुए अपने कथन को पूर्ण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि भक्तिन की कोयले की रेखा महादेवी के लिए लक्ष्मण रेखा क्यों बन जाती है। तो इसका जो आंसर है आप लोग सुनेंगे सिर्फ, भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का, सॉरी गा नंबर है आपका। ठीक है, तो इसमें कहा है कि भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची रेखा बन गई। दोबारा से सुनेंगे कि भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची रेखा बन गई है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर का है, वो है कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो इसका आंसर भी आप सुन लीजिए कि महादेवी लेखिका है। ठीक है, सॉरी महादेवी लिखती है कि आज भक्तिन के ग्रामीण स्वभाव के कारण मैं भी ग्रामीण ही हो गई हूँ। जैसे भक्तिन ने सिखाया, मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठा से सौंधा लगता है, बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं, ज्वार के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट लगती है, आदि इन सब बातों से महादेवी भी देहाती हुई सी प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये दो तीन प्रश्न थे आपके फर्स्ट चैप्टर से। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो कि आपका है बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का, इसका जो पहला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं वो है, मन खाली होना और मन का भरा होना ग्राहक की किस मनोदशा की ओर संकेत करता है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपकी पूरी जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं इस चैप्टर में। इसमें कहा है, मन खाली होना और मन का भरा होना ग्राहक की किस मनोदशा की ओर संकेत करता है। मन खाली होना, मन में विचारों का ना आना, वस्तुओं के क्रय के संदर्भ में आना, शक्त होने का अर्थ भी लगाया जा सकता है। अर्थात पैसा हाथ में होने पर भी किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा ना होना, मन का भरा होना। ठीक है, जेब खाली होने पर मन भरा होता है, पर जब ग्राहक के पास क्रय शक्ति ही नहीं तो उसका मन भरा ही होगा, पर बाजार का जादू ऐसे पर भी बहुत अधिक होता है। ठीक है, मन खाली होना कि विचार आते हैं, वस्तुओं के क्रय के संदर्भ में आना, शक होने का अर्थ भी लगाया जा सकता है। जैसा आप यहाँ इस क्वेश्चन का पढ़ पा रहे हैं आंसर, कि मन खाली होना और फिर दूसरा है मन का भरा होना, दोनों को आपने देख लिया। अगला है, बाजारवाद का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। इसका आंसर देख लेते हैं। बाजारवाद ने व्यक्तिगत संबंधों को समाप्त कर दिया, अब केवल ग्राहक और बेचने वाले के ही संबंध रह गए हैं, अर्थात कपट बढ़ता है, आपस का सद्भाव घटता है, आपस में भाई भाई और पड़ोसी की तरह रह ही नहीं पाए। ऐसे में कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। अगला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य की जेब जब भारी होती है तो वह अधिक से अधिक खरीदारी करता है, पर जब बाजार उतर जाता है तब वह अनुभव करता है कि वस्तु की अधिकता अधिक आराम नहीं देती, वे तो जीवन में विघ्न ही उत्पन्न करती है। ठीक है, और इस चैप्टर से और एक दो जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। और इसमें बच्चों जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें एक है
कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बच्चों ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि इस पीडीएफ में नहीं ऐड हो पाया है, तो इसका आंसर बता देता हूं आपको। बाजारूपन का अर्थ, बाजारूपन का अर्थ जहां केवल ग्राहक और बेचक का ही संबंध हो, भाईचारा एवं सद्भाव जहां समाप्त हो गया हो, सद्भाव जहां समाप्त हो। बाजारूपन में एक की हानि दूसरे का लाभ होता है, वहां एक दूसरे का शोषण भी होता है। बाजार की सार्थकता इसी में है कि बाजार जाने वाला व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकता है कि वस्तु खरीदे, उससे अधिक की खरीदारी ना करे, जिससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाए। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लेना है। और अगला प्रश्न है, पानी बरसने पर भी गगरी फूट ही रह जाती है और बैल प्यासे ही रह जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसमें लिखा है बच्चों, योजनाओं के लिए दिया गया धन जनता के लिए होता है, उनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए होता है, पर वह धन वर्षा होने पर भी जनता के हिस्से में कुछ नहीं आता, जनता भूखी प्यासी रह जाती है। ऐसा होने का कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार उस धन के 90% भाग को खा जाता है और ग्रामीण जनता की दशा ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। और उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन था, धर्मवीर भारती काले मेघ का पानी देश चैप्टर से रिलेटेड था। इसके अलावा जो इस चैप्टर से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है कि इसी क्वेश्चन में काले मेघा पानी दे नामक संस्करण में जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया। ठीक है, किस तरह सही ठहराया। तो जीजी के अनुसार किसी से कुछ प्राप्त करने से पहले कुछ देना होता है, जब हम पानी का अर्धे चढ़ाते हैं तभी बादल हमें पानी देंगे। इसके लिए जीजी ने तर्क दिया है कि गेहूं की अच्छी फसल होने के लिए अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार इंद्रसेना को पानी देकर ही अच्छे पानी की बरसात की इच्छा रखनी चाहिए। इस प्रकार पानी फेंके जाने को जीजी ने सही ठहराया है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, फणीश्वर नाथ रेणु की पहलवान की ढोलक, ये जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर से हट चुका है। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, और बाकी इसका जो इसके बाद वाला चैप्टर है विष्णु खरे जी का चार्ली चैपलिन यानी हंसब, ये चैप्टर भी आपका कट हो चुका है। उसके बाद जो चैप्टर है वो है रजिया सज्जाद जहीर यानी नमक। तो इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है वो आप देख पा रहे हैं, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं। तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं कि देश विभाजन की त्रासदी सदैव व्यक्ति के हृदय को सालती रहती है। राजनीतिक कारणों से बंटवारे की खींची गई रेखाओं के लोगों का अंतर्मन जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाता। यही कारण रहा है कि कस्टम अधिकारी ने इन शब्दों को कहा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये जो आप देख रहे हैं चैपलिन वाला, ये क्वेश्चन आपका कट हो चुका है, इसको नहीं देखना है। फिर अगला है, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें जैसा लिखा है, यहाँ नमकीन स्वाद से तात्पर्य प्रेम मोहब्बत से है, इसका स्वाद में भी अपनापन होता है, नमक तो केवल प्रतीक भर है। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, नमक कहानी के माध्यम से लेखिका पाठकों को क्या संदेश देना चाहती है। तो इस कहानी के माध्यम से रजिया सज्जाद जहीर ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरहदी बंटवारे मनुष्यों को मन नहीं बांट सकते, मनुष्य के मन नहीं बांट सकते। देश प्रेम मोहब्बत का ही कुछ उदात्त रूप है। वस्तुतः सरहदें बांटी जा सकती हैं, इंसानी दिलों में बसने वाला मोहब्बत का जज्बा नहीं, जो कि इस कहानी में देखने को मिलता है। प्रेम अखंड है, वह सीमाहीन है, बांटने से नहीं बढ़ सकता और सरहदें उसकी सरहद नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके इस चैप्टर से। और उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी शिरीष के फूल। तो इसका देख लेते हैं, शिरीष की अजीब वैज्ञानिक विशेषता क्या बताई गई है। तो यहाँ देख पा रहे हैं, जीव वैज्ञानिक ने शिरीष की विशेषता बताई है कि यह उस श्रेणी का वृक्ष है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, कारण से भयंकर लू में भी इतने सुकोमल तंतुजाल और सुकुमार केसर को उगा सकता है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, लेखक ने सीरीज को कालेजी अवधूत यानी सन्यासी की तरह क्यों माना है। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। लेखक के अनुसार सीरीज ने मानव काल को जीत लिया है, उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीरीज पर भयंकर गर्मी में भी फूल खिलते हैं, सीरीज बसंत में फूलता है और फिर भादों तक महकता रहता है। जब गर्मी की उमस से प्राण उबलने लगते हैं, लू से शरीर झुलस जाता है, तब कालजी
अवधूत की भांति केवल शिरीष ही अजय बना रहता है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, शिरीष पाठ में लेखक ने विषम परिस्थितियों में रहकर भी जिजीविषय का प्रेरक संदेश दिया है। पठित पाठ के आधार पर उक्त विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। या फिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो आंसर देखिए, सीरीज को वायुमंडल का परिवर्तन प्रभावित नहीं करता। पृथ्वी जब अग्नि के समान तप रही होती है, सीरीज तब भी लहराता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि देश में जो मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट फैला है, क्या देश स्थिर रह सकता है? जब गांधी स्थिर रह सके थे तो देश स्थिर रह सका था। इस प्रकार विषम परिस्थितियों में शीर्ष जाने की प्रबल इच्छा के कारण खिलता है और दूसरों को विषम परिस्थितियों में जीने की राह दिखाता है। और उसके बाद जो अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, भीमराव अम्बेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। पहला प्रश्न इसमें, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के क्या तर्क थे? भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप नहीं मानते। यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि वह अपने पेशे का चुनाव स्वयं कर सके। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और इस चैप्टर से बच्चों आपका एक प्रश्न और जो है कि इम्पोर्टेंट है, उसको मैं बता देता हूँ, और वो है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती है? क्या यह स्थिति आज भी है? तो इधर आपने जितने क्वेश्चन देख लिए सारे आपको मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिए। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, एक इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, और बाकी जितने क्वेश्चन अभी आपने देखे इन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। लास्ट जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसमें इसका आंसर है, जाति प्रथा व्यक्ति को जाति के आधार पर किसी एक पेशे में बांध देती है, भले ही वह पेशा उस व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त ही क्यों न हो। इस प्रकार अनुपयुक्त पेशे को अपनाने से व्यक्ति भुखमरी की कगार पर पहुंच जाता है। आधुनिक युग में यह स्थिति आती रहती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। आज इस स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। आज व्यक्ति को अपना पेशा चुनने या बदलने की पूरा मौका मिलता है, अधिकार दिया जाता है। सरकार की आरक्षण नीति से भी काफी बदलाव आया है। ठीक है, तो ये जो आपका पोर्शन था पूरा काव्यखंड गद्य खंड वाला, वो पूरा हो चुका है कंप्लीट। तो इनमें जितने आज क्वेश्चन देखे आपने, इतने ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं क्लास 12 हिंदी में। तो इनको ही आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी अब इसके बाद जो आपका संस्कृत वाला पोर्शन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। बाकी तब तक आप सभी से अलविदा, और सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से मेहनत करिए। किसी भी सब्जेक्ट में जो भी डाउट हो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।